हेलो स्टूडेंट आज हम कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन में वैश्वीकरण के मार्ग में बाधाएं हिंड्रेशन इज ग्लोबलाइजेशन वे के विषय में अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। स्टूडेंट, जैसे कि आप जानते हैं कि हमें किसी के मार्ग में आने वाली बाधाओं के बारे में अध्ययन करना है तो हमें उसके बारे में पता होना चाहिए। तो हमें पहले वैश्वीकरण के बारे में संक्षिप्त रूप से जान लेते हैं कि भाई वैश्वीकरण क्या है। स्टूडेंट, ग्लोबलाइजेशन संकीर्ण राष्ट्र की भावना से निकलकर संपूर्ण विश्व या भूमंडल को अपना समझना वैश्वीकरण या ग्लोबलाइजेशन कहलाता है। इसे हम भूमंडलीकरण और विश्व व्यापीकरण भी कह सकते हैं। स्टूडेंट, प्रोफेसर के मंसवी ने बहुत अच्छी तरीके से बताया है, उदारीकरण, आर्थिक विकास एवं निजीकरण के सामंजस्य की विश्व स्तरीय प्रक्रिया को वैश्वीकरण कहते हैं। तो ये बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने डिफाइन करने का प्रयास किया है कि जो वैश्वीकरण है वो आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड प्राइवेटाइजेशन और उदारीकरण का एक तरीके से मिला जुला संयुक्त है जिसे विश्व स्तर पर ले जाया गया है। तो ये वैश्वीकरण हो गया। अब इसमें आने वाली चीजें क्या हैं, बाधाएं क्या हैं, तो हम बाधाओं को वन बाय वन देखते हैं। कौन कौन सी बाधाएं वैश्वीकरण में के मार्ग में आने वाली बहुत सारी बाधाएं हैं, जैसे हम मुख्य रूप से जो मुख्य बाधाएं हैं उन्हें हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं स्टूडेंट, पहली जो बाधा हो जाएगी हमारी वो हो जाएगी जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि इसे हम कह सकते हैं ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं जब हमारे पास जनसंख्या की वृद्धि हो जाएगी तो वो वैश्वीकरण में बाधा के रूप में हो जाएगी। जैसे भारत और चीन जैसी बढ़ती आबादी वाले देशों में अभूतपूर्व ढंग से हो रही वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि बहुत तरीके से बढ़ती चली जा रही है। दूसरे शब्दों में कहें कि हमारे जो जनसंख्या हो रही है, बढ़ रही है, जिससे हमारे संसाधनों का बोझ बढ़ रहा है। भाई आज हमारे देश में जितनी ज्यादा जनसंख्या होगी उतनी संसाधनों की अभाव होगा। जैसे हेल्थ की बात करें, हमारे देश में इतने बड़े बड़े अस्पताल हैं, इतने इतने अच्छी टेक्नोलॉजी है, फिर भी आज कोरोना महामारी के दौरान हमारे संसाधनों की कमी हो रही है। जैसे हम ऑक्सीजन है, हमने पिछले महामारी के टाइम पर हमने ऑक्सीजन को दूसरे देशों में सप्लाई किया था और आज हम दूसरे देशों से मदद मिले, 40 देश हमें मदद कर रहे हैं। ऊपर से हमने बहुत सारे प्लांट्स लगाए हैं ऑक्सीजन के, फिर भी हम पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। कारण क्या है? जनसंख्या में वृद्धि और हम साधनों का मतलब हमारे पास साधनों की अभाव हो रहा है, कमी हो रही है। इस वजह से हम क्या कर पा रहे हैं, अपनी जो जनसंख्या वृद्धि के कारण अपना ही बोझ नहीं संभाल पा रहे हैं तो दूसरों का क्या हेल्प करेंगे। तो ये वैश्वीकरण में एक बाधा के रूप में बहुत अच्छे तरीके से देखा जा सकता है। नंबर 2 हम बात करेंगे पर्यावरणीय दबाव, इन्वायरमेंट प्रेशर। इन्वायरमेंट प्रेशर अपने अपने स्वार्थ के लिए समस्त देशों द्वारा प्राकृतिक साधनों का दोहन करके पर्यावरण को असंतुलित कर दिया जाता है। मतलब हमारे जो चाहे देश हो, चाहे गल्फ कंट्री हो, चाहे पश्चिमी देश हो, जहाँ पर जिस साधनों का ज्यादा है वो उन साधनों का दोहन कर रहा है और प्रकृति को बिल्कुल तरीके से इनबैलेंस कर रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, हमारा पर्यावरण खतरे में आ रहा है।
सब लोग अपने अपने पर्यावरण के तरीके से दोहन कर रहे हैं, कोई परमाणु परीक्षण कर रहा है, जिससे पर्यावरण में क्या हो रहा है, असंतुलन हो रहा है। और इस असंतुलन के कारण हमारे देश में क्या पूरे विश्व में ही परेशानियां आ रही हैं। और इस परेशानियों से चाहे ग्लोबल वार्मिंग हो, चाहे और तरीके की पर्यावरण में मतलब दूषित ज्यादा हो, और चाहे ओजोन गैस पर परेशानी आ रही हो, तो ये ओजोन परत पर परेशानी आ रही हो, तो हम लोग बीमारियों से गिर रहे हैं, क्योंकि हम पर्यावरण को ध्यान से नहीं कर पा रहे हैं, ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। तो ये एक वैश्वीकरण की में आने वाली बाधा है। नंबर 3 हम बात करें धार्मिकता, रिलीजियनशिप। धार्मिकता, मैं व्यक्तिगत तौर पर कहूं तो वैश्वीकरण में अगर सबसे बड़ी बाधा है तो मैं इसे धार्मिकरण या धार्मिकता मानता हूं। इसका सबसे मुख्य कारण ये है कि वैश्वीकरण में ये बाधा सबसे इम्पोर्टेंट है, और ये एक व्यावहारिक धारणा है। जैसे मान लीजिए हमारे देश में सनातन धर्म को मानने वाले ज्यादा हैं, और गल्फ कंट्रीज में इस्लाम धर्म को मानने वाले ज्यादा हैं। तो इनमें आपस में मतभेद ज्यादा होते हैं धर्म के आधार पर। मान लीजिए हमने कोई चीज अच्छा करा तो हम इस्लामिकता की वजह से उन्हें देने से मना करते हैं, और उन्होंने कुछ अच्छा किया वो धर्म की वजह से हमें ज्यादा देने की। चाहे हम पश्चात कंट्री की बात करें जहाँ पर ईसाई धर्म ज्यादा है, तो वो अपने धर्म को ज्यादा प्रेफरेंस करते हैं, मतलब दूसरे धर्म से के अभाव में। वो चाहते हैं कि हमें पहले अपने धर्म वालों को सपोर्ट मिले, बाकी बाद में और चीजें हों। क्योंकि ये विभिन्न धर्म के कारण फलस्वरूप क्या होती है, बहुत सारी बाधाएं आ जाती हैं। पहले सब लोग अपने धर्म के आधार पर उन्हें चुनते हैं, उन्हें अपने अपने स्तर से उन्हें मतलब सपोर्ट करते हैं, चाहे किसी भी स्तर पर हो। जैसे अभी मान लीजिए हमने देखा है कि गल्फ कंट्री से ऑक्सीजन हमारे महामारी आ रही है, फिर भी क्या कर रहे हैं जो इस्लामिक मानने वाले हैं कि वो इस तरीके के टॉन्ट मार रहे हैं कि अब तक हम हिंदुस्तान वाले मतलब इस्लाम को भला बुरा कह रहे थे, और अब वही देश हमें ऑक्सीजन सप्लाई कर रहा है। तो या फिर इस तरीके से ले सकते हैं कि हमने भी उनकी हेल्प करी, वो याद नहीं रखते हैं। तो आपस में एक मतभेद है ग्लोबलाइजेशन में, इस तरीके से धार्मिकता के कारण। ठीक, अब हम बात करते हैं 4 क्षेत्रवाद। फील्ड क्षेत्रवाद, इसमें चाहे हम किसी भी क्षेत्र के हों, मान लीजिए हमारा जो देश है एशिया में बसा हुआ है, कुछ यूरोप में बसे हैं, कुछ अमेरिका में बसे हैं, कुछ अफ्रीका में बसे हैं, कुछ ऑस्ट्रेलिया में बसे हैं। तो ये क्या है, क्षेत्रवाद के तौर पर हम एक दूसरे को नीचे दिखाने के लिए कहते हैं। यूरोप वाली कंट्री कहते हैं हम यूरोपियन बहुत ज्यादा पावरफुल हैं, बहुत ज्यादा माइंडेड हैं। तो इस तरीके से क्षेत्रवाद के लिए लेकर के हम बहुत ज्यादा सभ्य हैं, हमें ईश्वर की संतान है। तो इस तरीके से क्षेत्रवाद को बढ़ावा देकर भी क्या करते हैं, आपस में मतभेद बढ़ाते हैं। इसमें से मुख्य कारण मैं बताऊं, अपने अपने क्षेत्र को लेकर विश्व का विभाजन हो गया है। कोई किसी भी बात को सुनकर केवल अपने क्षेत्र की बात कहते हैं। 5 अगस्त सन 2005 को अफ्रीकन संघ द्वारा भारत की सुरक्षित परिषद में स्थानीय सदस्य का विरोध करना अथवा अपने देश को लिए वकालत करना क्षेत्रवाद का उदाहरण है। ठीक, नेक्स्ट हम कह सकते हैं भाषा। भाषावाद, लैंग्वेज। जिन देशों में एक प्रकार की भाषाएं बोलने का प्रचलन है, उन्हें देशों में सामाजिक संस्कृति एकता की संभावना रहती है। उन देशों में एकजुट
होकर अपने स्वार्थ के लिए अन्य भाषीय देशों को शोषण करना या उनके विकास में बाधा बन जाते हैं। जैसे अमेरिका है, अमेरिका के पास जो देश हैं उनमें अमेरिकन इंग्लिश बोली जाती है, तो वो एक मानते हैं अपने आप को, और हम इंडिया हैं, चाइनीज हैं, तो वो एक दूसरे को से हमारी इनकी भाषा मेल नहीं खाती है, हम एक दूसरे से अलग हैं, तो इस तरीके से एक दूसरे को नीचे दिखाते हैं और वो बाधाएं बनते हैं। जातिवाद, कास्टिज्म। कास्टिज्म की बात करूं तो विभिन्न प्रकार की भाषा, धर्म के आधार पर जातियों का निर्माण हुआ है। इसमें जाति की भावना को बल मिला है। ये स्थिति देश स्तर पर ही नहीं बल्कि विश्व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है। जैसे यहूदी, मुस्लिम, सिख एवं ईसाई आदि जाति के लोग अपने विकास एवं उत्थान के लिए एक दूसरे को दबाकर आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। यह वैश्वीकरण के मार्ग में जाति प्रमुख बाधाएं, जैसे भारत में एक अग्निकांड में मरने वाले तो जातिवाद बहुत अगले स्तर पर है। हम बात करते हैं सांप्रदायिकता, कम्युनिटी। विभिन्न प्रकार के संप्रदायों में देशों का विभाजन होना वैश्वीकरण के मार्ग में एक महत्वपूर्ण बाधा है। देशों में हिंदू संप्रदाय, ईसाई संप्रदाय तथा जैन संप्रदाय आदि विभिन्न संप्रदायों को अलग अलग संयम एवं परंपराएं विकास में बाधा उत्पन्न करती हैं। और लास्ट में वैचारिक मतभेद। थॉट डिफरेंस। कभी कभी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसका निर्णय लेना कठिन होता है कि किस तत्व को स्वीकार किया जाए, किसे अस्वीकार किया जाए, क्योंकि विचारों का मतभेद एक सही सर्वमान्य दिशा में को स्वीकार नहीं करने देता है। जैसे भारत की सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता की बात को कई देश स्वीकार करते हैं अथवा अफ्रीकन देश अस्वीकार करते हैं। इस कारण यह प्रक्रिया कई वर्षों से रुकी हुई है, इसका कोई सर्वमान्य हल नहीं निकल पा रहा है। थैंक यू वेरी मच।